Hello everyone, welcome to my channel Polity with मंजू। अपन 11th क्लास की एनसीईआरटी भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का 3rd चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी का आगे अपन देखते हैं क्या है। हाफ चैप्टर अपन ने कर लिया था पिछले वीडियो में, अब आगे का देखते हैं। राजनीति की वास्तविकता को ध्यान में रखकर मतदाता किसी प्रत्याशी को भी वरीयता दे सकता है, यानी मतदाता की इच्छा है कि वो किसी पार्टी को वोट दे रहा है या किसी प्रतिनिधि को वोट दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पार्टी को ना देके प्रतिनिधि अच्छा है तो उसको वोट देते हैं। वह चाहे तो इन दोनों में मतदान के समय संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है। यह प्रणाली मतदाताओं को केवल दलों में ही नहीं वरन उम्मीदवारों में भी चयन का स्पष्ट विकल्प देती है। यह प्रणाली ना हमें पार्टियों में विकल्प देती है कि कौन सी पार्टी को दें, ये है अपन को प्रतिनिधि कौन सा चुने। जैसे 2 पार्टियां 3 पार्टियां हैं मैदान में, तो उनमें से प्रतिनिधि हैं, तो कौन से प्रतिनिधि को, कोई ज़रूरी नहीं कि हमें पार्टी, हम बीजेपी पार्टी से हैं वो अच्छी लगती है, लेकिन प्रतिनिधि हो सकता है बीजेपी का अच्छा ना हो, वो कांग्रेस का अच्छा हो, तो हम उम्मीदवार को भी चुन सकते हैं। अन्य चुनावी व्यवस्थाओं, खासतौर से समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मतदाताओं किसी एक दल को चुनने का विकल्प दिया जाता है, लेकिन प्रत्याशियों का चयन पार्टी द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार ही होता है। इस प्रकार किसी क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला और उसके प्रति उत्तरदायी कोई एक प्रतिनिधि नहीं होता। जैसे अपने यहाँ पे है वैसे नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक वोट से जीत वाली व्यवस्था पर आधारित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता जानते हैं कि उनका प्रतिनिधि कौन है और उसे उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। यदि वो जो वादे उसने पूरे किए हैं वो पूरे नहीं किया तो अगली बार वो उसको हरा भी सकते हैं, किसी और प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। इसलिए प्रतिनिधि जनता के प्रति जिम्मेदार होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान निर्माता समझते थे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित चुनाव संसदीय प्रणाली में सरकार के स्थायित्व के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। अगले अध्याय में हम संसदीय प्रणाली की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इस व्यवस्था की मांग है कि कार्यपालिका को विधायिका में बहुमत प्राप्त हो। आप देखेंगे कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से स्पष्ट बहुमत मिलने में कठिनाई होगी, क्योंकि मतों के प्रतिशत के अनुपात में विधायिका में सीटें बढ़ जाएंगी। जितने आपको वोट मिले उसी के अनुपात में सीटें मिलेंगी, ना कि प्रतिनिधि आपको कितने % वोट मिले हैं और कितने प्रतिनिधि चुने गए हैं। हमारे भारत में है कि परसेंटेज पे नहीं, प्रतिनिधि कितने चुने गए हैं, चाहे उनको कितने % वोट मिले। अमूमन बड़े दलों या गठबंधनों को बोनस के रूप में कुछ अतिरिक्त सीटें मिल जाती हैं। ये सीटें उन्हें प्राप्त मतों के अनुपात से अधिक होती हैं। अतः यह प्रणाली एक अस्थायी सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त करती कर संसदीय सरकार को सुचारू और प्रभावी ढंग से काम करने का अवसर देती है। अंत में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली एक निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक वर्गों को एकजुट होकर चुनाव जीतने में मदद करती है। भारत जैसे विविधताओं वाले देश में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रत्येक समुदाय को अपनी एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बनाने को प्रेरित करेगी। संभवतः यह बात भी हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में रही होगी। संविधान का अब तक का कामकाज संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं को प्रमाणित करता है कि उनकी क्या अपेक्षाएं थी। संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को संविधान की कार्य प्रणाली से प्राप्त अनुभव प्रमाणित करता है। उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे जो अनुभव प्राप्त हुआ उनको, उससे प्रमाणित करता है कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली आम मतदाता के लिए सरल और सुपरिचित सिद्ध होगी। संविधान निर्माताओं की जो एक्सपीरियंस था उसमें उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ कौन सी चुनाव की पद्धति प्रणाली कामयाब होगी, तो इसी आधार पे उन्होंने अपने ये पद्धति बनाई है जिससे सबको प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो। इसने केंद्र और राज्यों में बड़े दलों को स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने में मदद की है। इस प्रणाली उन दलों को भी हतोत्साहित किया है जो किसी एक जातीय समुदाय से भी अपने सभी वोट प्राप्त करते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली से द्विदलीय व्यवस्था उभरती है। इसका मतलब है कि सत्ता के लिए 2 प्रमुख प्रतियोगी हैं और यही दोनों बारी बारी से सत्ता प्राप्त करेंगे।
नए दलों या किसी तीसरी पार्टी को इस प्रतियोगिता में सम्मिलित होने और सत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है, सर्वाधिक मत वाली जो चुनाव की प्रणाली है उसमें। इस संदर्भ में भारत में इस प्रणाली का अनुभव कुछ अलग है। स्वतंत्रता के बाद यद्यपि हमने सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई है कि जिसको सर्वाधिक प्रतिशत वोट मिलेंगे वो नहीं, जिसको सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली अपनाई है, कितने प्रतिनिधि जीतते हैं, फिर भी एक दल का वर्चस्व उभर कर सामने आया। इसके साथ साथ अनेक छोटे दल भी अस्तित्व में रहे। 1989 के बाद भारत में बहुदलीय गठबंधनों की प्रणाली को देखा गया। यहाँ 89 के बाद बहुत सारे दल बने, बहुत सारे गठबंधन बने। इसी के साथ अनेक राज्यों में धीरे धीरे द्विदलीय प्रतियोगिता उभर रही है। लेकिन भारतीय दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि गठबंधन सरकारों के आने से नए और छोटे दलों को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के बावजूद चुनावी प्रतियोगिता में प्रवेश करने का मौका मिला। इससे कई छोटे छोटे दलों को भी मौका मिला है चुनावी प्रणाली में शामिल होने का, प्रतियोगिता में शामिल होने का। निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाता है उसे ही चुन लिया जाता है। इससे छोटे छोटे जो सामाजिक समूह का अहित हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतने वोट होते नहीं है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि जो दबंग सामाजिक समूह हैं, जो संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, और जातियां हर जगह जीत जाएंगी। जो दबंग जातियां हैं, दबंग सामाजिक समूह हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, दल बल सब तरह से आर्थिक स्थिति भी उनकी वो है, वो जीत जाएंगे। और दलित और जो उत्पीड़ित सामाजिक समूहों को कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे और ऐसे दलित उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। वो स्वतंत्रता के पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई थी और ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भी की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकते थे। एक बार ब्रिटिश सरकार ने यह किया भी था। संविधान सभा के अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था को अपनाया गया। जो भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, संख्या के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया गया वहाँ पे कि इतनी सीटें इसके लिए सुरक्षित हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी निर्वाचन क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। जैसे एक जगह एसी के लिए कोई सीट आरक्षित है, वहाँ जनरल वाले भी, ओबीसी वाले भी, एसटी वाले भी, सारी तरह के लोग हैं, लेकिन वो सब वोट डालेंगे, लेकिन जीतेगा वहाँ पे वही जिसकी सीट वहाँ पे रिजर्व है। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में उनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके। वो हर स्टेट में थोड़ी थोड़ी संख्या में हैं, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालने पर वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिखरे हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी, पर अनेक संवैधानिक संशोधनों द्वारा इसे बढ़ाकर 2023 तक कर दिया गया है। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे और आगे बढ़ा सकती है। इन दोनों समूहों की आरक्षित सीटों का वही अनुपात है जो भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति की और 47 अनुसूचित जनजाति की हैं। 26 जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित हैं। अब ये 30 तक कर दी गई है। कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे ये कौन तय करेगा? किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है? यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे परिसीमन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति परिसीमन आयोग का गठन करता है। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग
इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। क्षेत्र डिवाइड किए जाते हैं कि ये क्षेत्र यहाँ तक, ये पंचायत समिति है, ये जिला है, ये सब परिसीमन आयोग का काम है, जो उस राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति की संख्या के अनुपात में होता है उनका रिजर्वेशन। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या की संरचना देखता है कि किस जगह कितनी जनसंख्या है इन लोगों की, उसी के अकॉर्डिंग उनको रिजर्वेशन सीटें दी जाती हैं। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के मामले में परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिसमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा हो। एक तो उन क्षेत्रों को चुनता है परिसीमन आयोग जहां जिसको आरक्षण दिया जाता है अनुसूचित जाति या जनजाति को, वहां उनकी संख्या कितनी है, अनुपात कितना है। लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियों का पूरे देश में बिखराव समरूप है, ऑलमोस्ट बराबर सी है पूरे देश में, हर स्टेट में। जब कभी भी परिसीमन आयोग का काम होता है इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, कुछ छोटे मोटे परिवर्तन कर दिए जाते हैं। हर बार संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। SC ST के अलावा अन्य किसी वर्ग के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था लोकसभा और विधानसभाओं में नहीं है। इधर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी है। ये देखते हुए कि प्रतिनिधि संस्थाओं के लिए बहुत कम महिलाएं चुनी जाती हैं, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है और ये अब कर भी दी है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण पहले ही प्रदान किया जा चुका है। जो पंचायत चुनाव होते हैं उनमें इनको पहले से रिजर्वेशन दिया जा चुका है। इसे हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए इस तरह का प्रावधान नारी शक्ति वंदन अधिनियम, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के माध्यम से किया गया है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। किसी भी चुनाव प्रणाली की कसौटी है कि वह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कर सके। कोई भी चुनाव प्रणाली हो, कोई भी हो, लेकिन वह स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो। यदि हम लोकतंत्र को एक जमीनी हकीकत बनाना चाहते हैं, वास्तविकता यदि लोकतंत्र को अपन बनाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि चुनाव प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे मतदाताओं की आकांक्षाएं चुनाव परिणामों में न्यायपूर्ण ढंग से व्यक्त हो। जो वास्तव में जो मतदाता चाहते हैं वो प्रतिनिधि चुने जाएं, ना कि कोई पार्टी का पक्षपात हो कि उस पार्टी का बहुमत, उस पार्टी का चुनाव आयोग पे या इन संस्थाओं पे ज़्यादा दबदबा है तो उनके पक्ष में रिजल्ट जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव का तरीका निर्धारित करने के अतिरिक्त संविधान चुनावों के बारे में दो अन्य मूल प्रश्नों के उत्तर देता है। मतदाता कौन है और कौन चुनाव लड़ सकता है। इन दोनों बिंदुओं पर हमारा संविधान पूर्ण रूप से स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करता है। आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव में देश के सभी वयस्क नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के नाम से जाना जाता है। अनेक देशों में नागरिकों को इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए अपने शासकों से बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी है। बहुत से देशों में तो महिलाओं को यह अधिकार काफी लेट जाके मिला है, बड़े संघर्ष के बाद मिला है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार प्रदान किया था। 1989 तक 21 वर्ष से ऊपर के भारतीय नागरिकों को वयस्क भारतीय माना जाता था। 1989 में संविधान के एक संशोधन के द्वारा इसे घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। वयस्क मताधिकार सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर दे। जो भी 18 साल का हो गया उसको चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा अवसर है, उसको अपना वोट डालने का पूरा अवसर है। ये समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांत के अनुरूप है। ये राजनीतिक समानता के अकॉर्डिंग है। इसी से राजनीतिक समानता आती है, जिसका अध्ययन हमने अधिकारों वाले अध्याय में किया है। अनेक लोग पहले और आज भी ऐसा मानते हैं कि बिना शैक्षणिक योग्यता के सभी को वोट देने का अधिकार देना सही निर्णय नहीं था।
कई देशों में ऐसे माना जाता है। हमारे यहाँ भी कई लोगों ने जो संविधान सभा में थे उन्होंने कहा कि शैक्षणिक योग्यता होना वोट डालने के लिए ज़रूरी है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को सभी नागरिकों की योग्यता और महत्व में समान रूप से विश्वास था कि वे समाज, देश और अपने निर्वाचन क्षेत्र के हित में निर्णय लेंगे, चाहे वो कम पढ़े लिखे हों, चाहे वो ज़्यादा पढ़े लिखे हों, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर हों, सबको वोट डालने का अधिकार है और सबको ये समझ है कि हमारा प्रतिनिधि हम किसको चुने। इसलिए ये बराबर 18 साल का कोई भी वयस्क ये वोट डाल सकता है, सबको बराबर का अधिकार है। जो वोट देने के अधिकार के बारे में सच है वही चुनाव लड़ने के बारे में भी सच है। सभी नागरिकों को चुनाव में खड़े होने और जनता का प्रतिनिधि होने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष का होना चाहिए। 25 वर्ष का कोई भी नागरिक, गरीब, अमीर, पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबको प्रतिनिधि बनने का अधिकार है। कुछ और भी प्रतिबंध है, जैसे एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए जेल हुई है तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है, ये एक प्रतिबंध है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आय, शिक्षा, वर्ग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव का प्रतिबंध नहीं है। इस रूप में हमारी चुनाव व्यवस्था सभी नागरिकों के लिए खुली हुई है। सिर्फ कुछ प्रतिबंध हैं, उनके अलावा शिक्षा, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी महिला, पुरुष, कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा, कोई भी वर्ग, गरीब, अमीर, कोई भी वोट डाल सकता है और चुनाव लड़ सकता है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। भारत में चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए कई प्रयास किए गए। उनमें एक प्रयास है स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो चुनावों के संचालन और देखरेख के लिए बनाया गया है। क्या आप जानते हैं कि अनेक देशों में चुनाव कराने के लिए किसी स्वतंत्र मशीनरी का अभाव है। आर्टिकल 324(1) इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में नियुक्त होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। तो निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324(1) के तहत इसका जिक्र है। और इसके अंतर्गत ये कार्य निर्वाचन आयोग करेगा। इन लोगों के चुनाव करेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति